ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 441 आइस रीपर फॉर्म भाग 5। ये जानते हुए कि ब्रूट्स एक शीर्ष A+ रैंक शिकारी था, वैलेरी को पहले से ही पता था कि वह सामान्य हमलों का उपयोग करके उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, खासकर उसके शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल के कारण। वह इस रीपर फॉर्म की वजह से बहुत तेज गति से मैना खो रही थी, और हालांकि वह एक औषधि का उपयोग करके मैना को फिर से भर सकती थी, लेकिन अपने शरीर की पूरी शक्ति का उपयोग करने का बोझ अभी भी उसके लिए बहुत ज्यादा था। इसलिए एक व्यर्थ लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसने अपना सबसे मजबूत हमला करने का फैसला किया, जबकि वह अभी भी विचलित था। धूल और मलबे का फायदा उठाते हुए जो सभी की दृष्टि को अवरुद्ध कर रहे थे, वैलेरी ने अपने अद्वितीय कौशल फ्रोजन वर्ल्ड को सक्रिय किया, जिसका उपयोग उसने अकादमी की व्यावहारिक परीक्षा के दौरान किया था। लेकिन इस बार कौशल को सीधे डालने के बजाय उसने अपने कौशल को डालने के लिए एक माध्यम के रूप में अपने भाले का उपयोग किया। भाला वास्तव में A+ रैंक की कलाकृति थी जो उसके सभी बर्फ प्रकार के कौशल की शक्ति को 100% तक बढ़ा सकती थी। जैसे ही उसने भाले के माध्यम से कौशल को सक्रिय किया, भाले की नोक पर एक चांदी का सफेद गोला बना। गोला एक भयावह रूप से ठंडा करने वाला आभा जारी कर रहा था, लेकिन वैलेरी ने इसे नियंत्रित किया ताकि ब्रूट्स इसे नोटिस न कर सके। वैलेरी का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया क्योंकि उसने कौशल को यथासंभव शक्तिशाली बनाने के लिए अपने अधिकांश मैना का उपयोग किया। उसके चांदी के सफेद बाल एक बार फिर हल्के नीले रंग में बदलने लगे, जो दर्शाता है कि उसका आइस रीपर रूप फीका पड़ रहा था। जब उसके पास केवल 5% मैना बचा था, तो वैलेरी ने अपने पैरों को जमीन पर दबाया और धूल के बादल से बाहर निकलकर ऊपर कूद गई। उसने गति प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को हवा में घुमाया और अपना भाला ब्रूट्स की ओर फेंका, जो भाले की नोक पर घूम रहे छोटे गोले की शक्ति को महसूस करने के बाद उसे डरावनी आंखों से देख रहा था। जमी हुई दुनिया, धमाका। भाले ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया और नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गया जो तुरंत ब्रूट्स के सामने प्रकट हुई। ब्रूट्स का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने फ्रोजन वर्ल्ड स्किल की भयानक ठंडी ऊर्जा को महसूस किया। धात्विक दर्पण। उसने जल्दी से अपने सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल का इस्तेमाल किया और पारदर्शी धातु की एक चादर उसके सामने उठी। जैसे ही ढाल उसके सामने आए, वैलेरी द्वारा फेंका गया भाला उस पर जा लगा। एक पल के लिए समय रुक गया जब भाले की नोक ढाल से टकराए, लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोगों में भय की भावना भर गई जो अब तक महसूस की गई थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। भाले की नोक पर घूम रहा चांदी का सफेद गोला हिलने लगा। फूकर रयान ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है और वह वहां से भागने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, चांदी का सफेद गोला फट गया और बर्फीली ऊर्जा का एक विस्फोट सभी दिशाओं में फैल गया। रयान, जो भागने के लिए मुड़ा, उसने पूरे शरीर में ठंडक महसूस की। उसके बाद उसका शरीर चांदी के रंग की बर्फ की मूर्ति में बदल गया। जब बर्फीली ऊर्जा बाहर की ओर फूटी तो सोफी और अन्य लोगों के चेहरे भी पीले पड़ गए। जिस क्षण उन्होंने बर्फीली ऊर्जा की शक्ति को महसूस किया, उन्होंने बचने की सारी उम्मीद खो दी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब बर्फीली ऊर्जा उन तक पहुंची तो इसने उनके शरीर को केवल कांपने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन्हें जमाया नहीं। दूसरी ओर मेसन और ऑड्रे भी रयान की तरह ही जम गए और बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। तीनों ए रैंक के शिकारियों की जीवन आभा तुरंत गायब हो गई जब वे बर्फ की मूर्तियों में बदल गए, क्योंकि चांदी की सफेद बर्फ ने न केवल उनके शरीर को जमा दिया, बल्कि उनके रक्त, मांसपेशियों और अंगों को भी जमा दिया। फ्रोजन वर्ल्ड की रेंज उस समय से कहीं अधिक थी जब वैलेरी ने परीक्षा के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। उस समय इसने केवल 300 मीटर के क्षेत्र को जमाया था, लेकिन अब जब उसकी रैंक बढ़ गई और वह अपने आइस रीपर फॉर्म में थी, तो उसके कौशल से प्रभावित होने वाला क्षेत्र 10 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर के अंदर की हर चीज चांदी जैसी सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। चाहे वो चट्टान हो, पेड़ हो या जमीन, सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। पूरा इलाका चांदी जैसी सफेद बर्फ में जमी दुनिया जैसा लग रहा था। लेकिन वैलेरी का इस पर कोई ध्यान नहीं था। उसकी नज़रें उस जगह पर टिकी हुई थी जहां ब्रूट्स खड़ा था। टक्कर का केंद्र होने की वजह से वह जगह जहां वह खड़ा था घनी बर्फ की धुंध से ढकी हुई थी जो हर किसी की नज़र में बाधा डाल रही थी। वैलेरी की पलकें भारी थीं और वह कुछ और नहीं चाहती थी, बस जमीन पर गिरकर आराम करना चाहती थी। वह पहले ही अपनी सामान्य शक्ल में लौट आई थी और उसका आइस रीपर फॉर्म खत्म हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि ब्रूट्स की मौत की पुष्टि करने से पहले वह गिर नहीं सकती थी। उसने भारी सांस लेते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने जो भाला पहले फेंका था वह वापस उसके पास आ गया। सोफी और दूसरे लोग भी उस जगह को देख रहे थे जहां ब्रूट्स खड़ा था और उसकी आंखें गंभीर थीं। वैलेरी द्वारा फ्रोजन वर्ल्ड का इस्तेमाल करने पर डार्क गिल्ड के सभी बचे हुए लोग मारे गए थे, इसलिए वहां केवल वे ही बचे थे। इस तरह के हमले के बाद उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, इयान ने डर भरी आवाज में कहा।
वह वैलेरी को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अकेले ही डार्क गिल्ड के ज़्यादातर लोगों को मार डाला। मुझे भी लगता है कि वह बच नहीं पाएगा। ऊश! अचानक बर्फ की धुंध उड़ गई और वैलेरी की आंखें कांप उठीं, क्योंकि एक आदमी की आकृति तुरंत उसके सामने आए और उसे मुक्का मारा। शट अप! वैलेरी ने जल्दी से अपना भाला उठाया और अपनी ओर आ रहे मुक्के को रोकने की कोशिश की। वैलेरी ने महसूस किया कि भाले के जरिए उसके शरीर में एक भयानक शक्ति संचारित हो रही थी और वह पीछे की ओर उड़ गई। खांसी! प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि जमीन पर गिरने से पहले ही उसने हवा में ही खून खांस दिया। लानत है कुतिया, अगर मुझे तुम्हें जिंदा लाने की जरूरत न होती तो मैं तुम्हें अभी मार देता, ब्रूट्स ने गुस्से से भरी आवाज में कहा और उसने अपना हाथ नीचे कर लिया जिसका इस्तेमाल उसने वैलेरी पर हमला करने के लिए किया था। सोफी और दूसरे लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि ब्रूट्स अभी भी जिंदा है। भले ही वह अपनी सबसे अच्छी हालत में नहीं था और उसके शरीर का बायां हिस्सा लगभग जम गया था, फिर भी वह जिंदा था। वह सबसे अच्छी हालत में नहीं है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उसे मार सकते हैं, मार्क ने अचानक कहा और उन्हें उनकी स्तब्ध अवस्था से बाहर निकाला। सोफी और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ब्रूट्स ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वहां बचा था, इसलिए वे जानते थे कि अगर वे भागना चाहते हैं तो उन्हें उसका ख्याल रखना होगा। वे सभी एक साथ उसकी ओर दौड़े। जब ब्रूट्स ने ये देखा तो उसने बस हंसी उड़ाई और अपना हाथ हिलाया। धातु का कारागार! अचानक सोफी और अन्य लोगों के चारों ओर धातु के पिंजरे दिखाई दिए और वे अंदर फंस गए। उन्होंने पिंजरे को तोड़ने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। हालांकि ब्रूट्स बुरी तरह से घायल हो गया था, फिर भी उसके कौशल सोफी और अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ब्रूट्स ने सोफी और अन्य लोगों को फंसाने के बाद पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और धीमे कदमों से वैलेरी की ओर चल पड़ा। चलते समय वह अपने शरीर के बाएं हिस्से को घेरने वाली बर्फ को तोड़ने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा था। मुझे मिले आदेशों के कारण मैं तुम्हें नहीं मार सकता, ब्रूट्स ने कहा और एक धातु की तलवार उसके दाहिने हाथ में मूर्त रूप में आया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं काट सकता, है न? ब्रूट्स के पिछले हमले के बाद वैलेरी अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने शरीर की स्थिति के कारण वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे पहले कौन सा हाथ काटना चाहिए? वैलेरी ने ब्रूट्स की आवाज़ सुनी और उसे अपने सामने खड़ा देखा। तो मैं असफल रही हो, वैलेरी ने मन ही मन सोचा और कड़वी मुस्कान दी। उसने खड़े होने की कोशिश करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब ब्रूट्स ने देखा कि वैलेरी कुछ नहीं बोल रही है तो वह नाराज हो गया और उसने अपनी तलवार उठाई और उस हाथ को काट दिया जिसका इस्तेमाल उसने पहले भाला फेंकने के लिए किया था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, आसपास का इलाका अचानक अंधेरा हो गया और जमी हुई जमीन से कुछ मीटर ऊपर एक छोटा काला सूरज दिखाई दिया। अध्याय 442 पूरी तरह से उन्मुक्त और रक्त पिपासा भाग 5। इवान की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने देखा कि कैसे काजल अपने खंजर की एक अजीब क्षमता का उपयोग करके पूरी तरह से ठीक हो गया। वापस आओ! इवान के शरीर में मौजूद सभी मैना तुरंत गायब हो गए और उसने स्नो, एस्ट्रोनैक्स, A1, A2, एक्वा और 5 ऑक्स को वापस बुलाया जिन्हें पहले काजल ने मार दिया था। चूंकि उसका कोर सी जोड़ रैंक तक सीमित था, इसलिए उसके पास काजल द्वारा मारे गए सभी शैडो अनडेड को बुलाने के लिए पर्याप्त मैना नहीं था। प्रकट होने के बाद पिछले एक सहित सभी बुलाए गए शैडो अनडेड एक बार फिर काजल की ओर दौड़ पड़े। इस बीच इवान ने अपने शैडो स्टोरेज से एक गहरे नीले रंग का पोशन निकाला। फुल मैना रिकवरी पोशन सेवन करने पर उपयोगकर्ता का 100% मैना रिकवर करता है। इस पोशन का उपयोग हर 5 घंटे में एक बार ही किया जा सकता है। उसने ये पोशन नेफलियाम शहर के राक्षस ज्वार के दौरान अर्जित योग्यता बिंदुओं का उपयोग करके खरीदा था। इस पोशन की कीमत 10,000 मेरिट पॉइंट थी, इसलिए इवान के पास इसके सिर्फ 2 ही थे। भाड़ में जाए ये कमीना! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सिर्फ अपने सी जोड़ रैंक कोर को भरने के लिए इस पोशन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इवान ने पोशन को निगलते हुए शाप दिया। जब उसने इसे पिया तो पोशन गर्म तरल में बदल गया और उसका सारा मैना तुरंत ठीक हो गया। अपना मैना ठीक होने के बाद इवान ने जल्दी से अल्बेलू को बुलाया, लेकिन उसने अल्बेलू को काजल के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं भेजा क्योंकि वह कुछ आजमाना चाहता था। जब काजल ने स्नो और दूसरे शैडो अनडेड को फिर से देखा तो वह हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि जब उसने उन्हें 1 मिनट पहले ही मारा था तो वे फिर से कैसे वापस आ गए। लेकिन पिछली बार से अलग, इस बार काजल के पास शैडो अनडेड की क्षमताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी थी, इसलिए वह उनके लिए तैयार था। जब ऑक में से एक ने उसे मुक्का मारा तो काजल ने पिछली बार की तरह उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि ये राक्षस दर्द महसूस नहीं कर सकते। भले ही वह उनके अंक काट दे या उनके दिल में छेद कर दे, वे उस पर हमला करना जारी रखेंगे। उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका उनका सिर काटना था। इसलिए काजल ने अपनी उच्च चपलता का उपयोग किया और छाया मरे हुए लोगों के अधिकांश हमलों से बचा।
अचानक एक ओर्क ने गलती की और काजिल ने मौका नहीं गंवाया। उसका काला खंजर चमक उठा और भले ही ओर्क की रक्षा काफी ऊंची थी, उसने आसानी से उसका सिर काट दिया। ओर्क का शरीर जमीन पर गिर गया और काले धुएं में गायब हो गया। मुझे पता था कि अगर मैंने उसे एक बार में खत्म नहीं किया तो वह स्थिति के अनुकूल ढलने में सक्षम होगा। इवान ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसका अपने एक ओर्क से संपर्क टूट गया था। उसने अलबेलू को देखा और एक गहरी सांस ली। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, इवान ने खुद से सोचा और अपने छाया कब्जा कौशल का उपयोग किया। उसने अलबेलू को अपना लक्ष्य चुना जो अचानक काले धुएं में बदल गया। धुआं इवान की ओर गया और उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अगर इसके बाद भी मेरी शक्ति नहीं बढ़ती है तो मैं हार गया, इवान ने खुद से सोचा क्योंकि उसने एक और दूसरे ऑक से अपना कनेक्शन खो दिया था। अचानक इवान का रूप बदलने लगा, उसकी ऊंचाई 3 मीटर हो गई और उसके शरीर पर काले बाल उगने लगे। उसके दांत कुत्ते के दांतों में बदल गए, जो भेड़िए के नुकीले दांतों की तरह दिख रहे थे जो मानव मांस को चीर सकते थे। उसके नाखून पंजों में बदल गए जो किसी को भी चीर सकते थे। बस कुछ ही सेकंड में उसका रूप पूरी तरह बदल गया और अब वह एक काले वेयरवुल्फ की तरह दिख रहा था। हालांकि उसके कोर की शक्ति अभी भी पूर्ण सीलिंग संरचना के कारण सीमित थी, लेकिन उसकी आभा प्लस रैंक के शिकारी से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। काजिल जो छाया मरे हुओं के खिलाफ लड़ रहा था, उसने एक बार फिर से अपने आसपास खूनी आभा फैलती हुई महसूस की, लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि इस आभा में कुछ गड़बड़ है। आभा में उसे जो रक्तपिपासा महसूस हो रहा था वह इतना शक्तिशाली था कि एक पल के लिए उसे लगा कि वह खून के समुद्र के अंदर खड़ा है। काजिल ने उस दिशा में देखा जहां से रक्तपिपासा आ रहा था और उसकी आंखें एक लंबे राक्षस की खूनी लाल आंखों से मिलीं। यह क्या बकवास है? अपने जीवन में पहली बार काजिल को उन आंखों में देखने पर डर लगा। अचानक नेक्रोस के सिर के ऊपर का क्षेत्र खून से लाल होने लगा और आसपास के क्षेत्र में खून की प्यासी आभा तेज गति से बढ़ने लगी। इवान की आभा जो एक शीर्ष प्लस रैंक शिकारी से थोड़ी अधिक मजबूत थी, भी बढ़ने लगी और एस रैंक मार्क को पार कर गई। हाँ, मैं सभी को मार डालूंगा, अचानक इवान ने एक अजीब आवाज में बड़बड़ाया। क्रैकल फुक, काजिल ने बिजली की चटकने की आवाज सुनी, इससे पहले कि उसे पहले कभी ऐसा खतरा महसूस हुआ। सिर्फ सहज ज्ञान से उसने अपने चेहरे के सामने अपना काला खंजर उठाया और धमाका, क्रैकल, खून से लथपथ लाल बिजली से सना हुआ एक तेज पंजा काले खंजर पर लगा और काजिल टूटे हुए पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। खांसी, ये प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उसके अंदरूनी अंग हिल गए और उसने बीच हवा में खून उगल दिया। अचानक इवान ने अपने हाथ को अपनी दाईं ओर हिलाया और कुछ दूरी पर खड़े ऑक का सिर आसमान में उड़ गया। इवान के आसपास मौजूद सभी शैडो अनडेड जल्दी से पीछे हट गए, उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। कोई खून नहीं है, इवान ने ऑक को मारने के बाद खुद से कहा और उसके शरीर से निकलने वाली गहरी लाल आभा और भी तेज हो गई। उसने दूसरे शैडो अनडेड को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और काजिल की ओर देखा जो अभी अभी 100 मीटर दूर गिरा था। काजिल के मुंह से खून निकलता देख उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। चटक, उसके चारों ओर खून की बिजली चमकने लगी और वह तुरंत काजिल के ऊपर दिखाई दिया, अपने तीखे पंजों से उस पर हमला किया। पफ, इवान का पंजा काजिल की छाती में धंस गया, लेकिन उसका शरीर उसकी गर्दन पर फट गया। इवान ने तुरंत प्रतिक्रिया की और खंजर को रोकने के लिए अपना एक हाथ उठाया। काला धुआं, मर जा कमीने, अचानक काजिल इवान के पीछे दिखाई दिया और उसकी गर्दन पर वार किया। इवान ने तुरंत प्रतिक्रिया की और खंजर को रोकने के लिए अपना एक हाथ उठाया। पुची, लाल खून बह निकला और इवान के हाथ पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। काजिल की आंखें कांप उठी जब उसके खंजर ने इवान के हाथ पर एक गहरा घाव किया और उसे ठीक नहीं कर पाया। वूश, इवान ने अपने हाथ पर लगे घाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और अपने दूसरे हाथ से काजिल पर वार किया। आर्ग, इवान अपनी गति बढ़ाने के लिए बिजली का उपयोग कर रहा था, इसलिए भले ही काजिल ने तेजी से प्रतिक्रिया की, इवान के पंजे ने फिर भी उसके कंधे पर एक बड़ा घाव खोल दिया। इवान ने अपने पंजे को देखा जो काजिल के खून से सना हुआ था और उसकी लाल आंखें चमक उठीं। आपके और कौशल ब्लडल्स्ट के बीच तालमेल अपने चरम पर पहुंच गया है। आपने स्थायी रूप से अद्वितीय कौशल ब्लडल्स्ट हासिल कर लिया है। अध्याय 443 मन को शांत करना। आमतौर पर जब भी इवान अपने शैडो पोजेशन कौशल का उपयोग करता है तो वह अपने शैडो मरे हुए के साथ विलय के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं खोता है। लेकिन इस बार जब उसने शैडो पोजेशन कौशल का उपयोग किया और अलबेलू के साथ विलय किया तो उसे मारने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। अलबेलू के साथ विलय के तुरंत बाद मारने की उसकी इच्छा पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच गई। मारो मारो मारो, उसके दिमाग के अंदर कुछ लगातार उसे मारने के लिए उकसा रहा था। ये पहली बार था जब इवान की भावनाएं अपने शैडो मरे हुए के साथ विलय से प्रभावित हुई थीं। वह जानता था कि ब्लड लाइटनिंग वुल्फ में विकसित होने के बाद अलबेलू का स्वभाव खूनी हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर वह शैडो पोजेशन का उपयोग करके उसके साथ विलय करता है तो वह भी इससे प्रभावित हो जाएगा।
जैसे जैसे उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगी, उसके शरीर से खूनी लाल आभा निकलने लगी। हालांकि उसके मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा थी, फिर भी उसमें कुछ विवेक बचा हुआ था और उसकी राक्षसी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि वह अलबेलू के साथ विलय होने के बावजूद काजिल से कमज़ोर था। उसके कोर अभी भी सी जोड़ रैंक तक सीमित थे और उसकी ज़्यादातर शक्ति अलबेलू से आ रही थी, जो काजिल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके शैडो पोजीशन की अवधि सिर्फ 2 मिनट थी, इसलिए उसने अवचेतन रूप से अलबेलू के दूसरे अनोखे कौशल को सक्रिय कर दिया। ब्लडलस्ट अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर 3 मिनट की अवधि के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति 300% बढ़ जाती है। जब कौशल सक्रिय होता है तो उपयोगकर्ता को हत्या करने की तीव्र इच्छा होगी और इस बात की बहुत संभावना है कि उपयोगकर्ता अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देगा और एक नासमझ हत्यारा बन जाएगा। जैसे ही इवान ने ब्लडलस्ट कौशल को सक्रिय किया, उसकी बची हुई विवेकशीलता हवा में उड़ गई। वह जो ब्लडलस्ट महसूस कर रहा था वह पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच गया और ब्लडलस्ट के प्रभाव के कारण उसकी शक्ति पागलों की तरह बढ़ने लगी। जब उसने काजिल पर हमला किया और उसके पंजे ने उसके कंधे पर एक बड़ा घाव कर दिया, तो इवान को अपने अंदर एक अजीब सी भावना महसूस हुई। खून से सने अपने पंजे को देखकर इवान का ब्लडलस्ट और भी बढ़ने लगा। इस बिंदु पर उसने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि काजिल को मार दिया जाए। आपके और कौशल ब्लडलस्ट के बीच तालमेल अपने चरम पर पहुंच गया है। आपने हमेशा के लिए अद्वितीय कौशल ब्लडलस्ट हासिल कर लिया है। इवान ने अपने सामने चमकने वाली सूचनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उसके शरीर से रक्त की बिजली बाहर की ओर बहने लगी। अरे, ये किस तरह का राक्षस है? यह उन अन्य काले राक्षसों से बिल्कुल अलग है जिनका मैंने पहले सामना किया था। काजिल ने इवान के क्रूर हमलों से बचने की पूरी कोशिश की और खुद से सोचा, छाया मरे हुए लोगों के विपरीत जो उसके खिलाफ लड़ते समय किसी भी तरह की भावना नहीं दिखाते थे, इवान इतनी अधिक मात्रा में ब्लडल्स छोड़ रहा था कि काजिल को घुटन महसूस होने लगी। 1 मिनट में ही काजिल का शरीर तरह तरह की चोटों से भर गया और जगह जगह से खून बहने लगा। बेशक इवान भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उसने बचाव को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे। असल में उसकी हालत काजिल से भी बदतर थी। कई मौक़ों पर काजिल ने अपने लापरवाह रवैये की वजह से उसे लगभग मार ही डाला था। अगर अलबेलू के साथ विलय के बाद उसे जो उच्च बचाव मिला और बिजली तत्व ने जो बेतुकी चपलता प्रदान की, अगर वह न होती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। छाया के कब्जे की अवधि समाप्त होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, लेकिन अपने होश में आने के बजाय इवान की रक्तपिपासा लगातार बढ़ती जा रही थी। भले ही वह शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वह सिर्फ एक नासमझ जानवर की तरह हमला कर रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है, काजिल ने सोचा और उसने कम से कम प्रयास से इवान के हमले को चकमा दिया और अपनी छाती पर एक और घाव कर लिया। घाव इतना गहरा था कि उसकी पसलियां भी बाहर से दिखाई दे रही थीं। लेकिन इतना गंभीर घाव पाने के बाद भी इवान ने दर्द को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और एक नासमझ जानवर की तरह कैज़ल पर हमला करना जारी रखा। शैडो पोजीशन का इस्तेमाल करने से पहले इवान ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देगा और एक नासमझ जानवर में बदल जाएगा। अगर उसे पता होता कि अलबेलू के साथ विलय के कारण ऐसा कुछ होगा, तो वह खुद के साथ विलय करने के लिए एक अलग शैडो अनडेड चुनता। जब छाया के कब्जे की अवधि में सिर्फ 50 सेकंड बचे थे, अचानक कुछ अजीब मानसिक तरंगों ने उस क्षेत्र को कवर कर लिया जहां काजिल और इवान लड़ रहे थे। जब मानसिक तरंगों ने क्षेत्र को कवर किया तो काजिल के हाव भाव बदल गए। तरंगों ने काजिल को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और इवान के शरीर के अंदर चली गईं। काजिल ने उस दिशा में नज़र डाली जहां से मानसिक तरंगें आ रही थीं और उसने देखा कि उससे कुछ दूरी पर एक छोटी काली बिल्ली खड़ी थी। ये क्या लहरें हैं अंडरस्को? काजिल के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए और जब उसे आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इवान के शरीर से निकलने वाला रक्त पिपासा धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि हाना द्वारा छोड़ी गई मानसिक तरंगें उसके शरीर के अंदर चली गईं। ये हाना के मानसिक कौशलों में से एक था जिसे माइंड पैसिफाई कहा जाता है। ये कौशल लोगों के दिमाग को शांत कर सकता है। जब काजिल ने देखा कि इवान की रक्त पिपासा कैसे कम हो रही है तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। इवान के खिलाफ 1 मिनट तक लड़ने के बाद ही वह बता सकता था कि वह इवान को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था, क्योंकि वह एक नासमझ जानवर की तरह लड़ रहा था। उसे यकीन था कि अगर इवान सामान्य हो गया और एक नासमझ जानवर की तरह लड़ना बंद कर दिया तो उसके लिए उसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे इसे रोकना होगा। काजिल की आंखों में हाना को देखते ही हत्या करने की इच्छा चमक उठी। अचानक काजिल ने इवान के एक हमले को चकमा दिया और हाना की ओर दौड़ा। दहाड़! लेकिन इससे पहले कि वह हाना के पास पहुंच पाता, एस्ट्रोनॉक्स उसके सामने आ गया। भाड़ में जाओ! काजिल ने एस्ट्रोनॉक्स की परवाह नहीं की और अपने खंजर से उसकी गर्दन पर वार किया। लेकिन जैसे ही उसने उस पर वार किया, एक गहरे नीले रंग की आभा ने एस्ट्रोनॉक्स के शरीर को ढक लिया, क्योंकि उसने अपने अद्वितीय कौशल टाइटैनिक रेजिलियंस का इस्तेमाल किया।
टाइटैनिक रेजिलियंस अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर आप सभी आने वाली क्षति के लिए अस्थायी रूप से अभेद्यता प्राप्त करते हैं, जिससे आप सभी हमलों को आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। हालांकि आप इस अवस्था के दौरान हमला नहीं कर सकते या अन्य कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। अभेद्यता की स्थिति 10 सेकंड तक रहेगी और इसका उपयोग हर 3 घंटे में एक बार ही किया जा सकता है। क्लैंग, धातु के धातु से टकराने की आवाज़ गूंजी और काजिल का खंजर एस्ट्रोनॉक्स के शरीर को खरोंच भी नहीं पाया। वारंडस को काजिल इतना हैरान था कि उसकी आंखें लगभग अपनी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल आईं। लेकिन उसे इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिला क्योंकि अचानक उसके शरीर में आसन क़यामत की भावना ने उसे घेर लिया। उसने आसमान की ओर देखा और देखा कि सैकड़ों प्रकाश किरणें उसकी ओर आ रही हैं। यह एलिसिया का अनूठा कौशल लिग्टफॉल कैटाक्लिज्म था। लाइटफॉल कैटाक्लिज्म अद्वितीय कौशल आकाश में अपार प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित करें, जिससे युद्ध के मैदान पर जलती हुई प्रकाश किरणों की बारिश हो जिससे विनाश का निशान बन जाए। एलिसिया ने आकाश से बरस रही प्रकाश किरणों को नियंत्रित किया और काजिल को निशाना बनाया। प्रकाश किरणों से निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए काजिल के पास वहां से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लानत है, काजिल खुद को कोसने से नहीं रोक सका जब वह हाना को मारने में सक्षम नहीं था और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस पल उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने इवान की दिशा में देखा। और जब उसने इवान की दिशा में देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि इवान के शरीर से निकलने वाला रक्तपात बहुत कम हो गया था और उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। अध्याय 444 ब्रूट्स की मृत्यु। जैसे ही ब्रूट्स ने वैलेरी की बाँह काटने के लिए अपनी तलवार उठाई, जमी हुई जमीन से कुछ मीटर ऊपर एक छोटा सा अंधेरा सूरज दिखाई दिया और एक बड़ा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। जब अचानक अंधेरे ने क्षेत्र को घेर लिया तो ब्रूट्स के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जल्दी से अपने पीछे एक धातु की ढाल बनाई। धमाका। ब्रूट्स द्वारा बनाई गई धातु की ढाल एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई और एक छोटा काला पंजा उसकी पीठ पर आकर लगा। खांसी तारांकन। झटके के कारण ब्रूट्स के मुंह से खून निकला और वह उड़ गया। जब वैलेरी ने जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसे अपने चारों ओर केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। अब क्या हो रहा है? वैलेरी ने अंधेरे में चारों ओर देखते हुए एक चकित स्वर में कहा। अंधेरा बहुत घना था और वह अपने सामने केवल कुछ मीटर ही देख पा रही थी। फुसफुसाओ। ब्रूट्स जो अभी अभी जमीन पर गिरा था, उसने हवा के कटने की आवाज़ सुनी और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसने हमले से बचने के लिए दूर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि उसका शरीर बाईं ओर से जम गया था, इसलिए वह समय रहते दूर नहीं जा सका। हवा को चीरता हुआ एक तेज पंजा उसकी गर्दन की ओर आया। आखिरी सेकंड में ब्रूट्स ने अपना दाहिना हाथ उठाया और पंजे को रोकने के लिए उसे धातु से ढक दिया। पुची। आर्ग। एक दर्दनाक चीख निकली और लाल खून फव्वारे की तरह बह निकला, जैसे एक हाथ आसमान में उड़ रहा हो। जब वैलेरी ने ब्रूट्स की चीख सुनी तो वह मुश्किल से खड़ी हुई और चीख की दिशा में आगे बढ़ी। भाड़ में जाओ, ये कैसा राक्षस है? ब्रूट्स ने अपने कटे हुए हाथ से बह रहे खून को रोकने की कोशिश की और अपने सामने छोटे तेंदुए को भयभीत आंखों से देखा। पैंथर सिर्फ एक के रैंक का राक्षस था, लेकिन उसके शरीर से जो आभा निकल रही थी वह जोड़ रैंक के राक्षस के बराबर थी। ब्रूट्स की आंखों में डरावने भाव देखकर एक्लिप्स की बैंगनी आंखें चमक उठीं और उसका शरीर अचानक हवा में गायब हो गया। ब्रूट्स ने एक्लिप्स की स्थिति को भांपने की कोशिश की, लेकिन उस क्षेत्र में छाए अंधेरे ने उसकी इंद्रियों को सीमित कर दिया था, इसलिए वह उसे ढूंढ नहीं पाया। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ब्रूट्स ने तुरंत भागने का फैसला किया जब वह एक्लिप्स की स्थिति नहीं ढूंढ पाया। उसका बायां हाथ अभी भी जम गया था और उसने अपना दायां हाथ खो दिया था। इस समय वह इतना कमज़ोर था कि एक रैंक का शिकारी भी उसे मार सकता था। लेकिन जैसे ही उसने भागने के बारे में सोचा, उसे अपने पेट में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। आह! ब्रूट्स ने अपने पेट की ओर देखा और वहां एक गहरा पंजा का निशान देखकर घबरा गया। घाव से खून निकल रहा था और यहां तक कि उसकी आंतें भी दिखाई दे रही थीं। वूश! अचानक एक्लिप्स ब्रूट्स के सामने प्रकट हुआ और उसका पंजा उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। वह उसका जीवन समाप्त करना चाहता था। मर जाओ तुम दुष्ट राक्षस! लेकिन इससे पहले कि एक्लिप्स का पंजा उसकी गर्दन को छू पाता, जमीन से दसियों तीखे धातु के कांटे निकले और उसके शरीर में घुस गए। पफ! लेकिन जैसे ही धातु के कांटे एक्लिप्स के शरीर में घुसे, वह काले धुएं के गुबार में फट गया और गायब हो गया। अच्छा नहीं। स्विश! अचानक ब्रूट्स ने हवा के कटने की आवाज़ सुनी और दूर जाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, उसकी पीठ के पीछे से एक गहरे काले रंग की आभा में लिपटा हुआ एक तीखा पंजा आया और उसकी गर्दन को छू गया। ब्रूट्स को अपनी गर्दन पर एक तेज ठंडक महसूस हुई और उसकी आंखें एक्लिप्स की जलती हुई बैंगनी आंखों से टकराईं, इससे पहले कि उसका सिर आसमान में उड़ गया। ब्रूट्स के शरीर से खून का एक फव्वारा निकला और वह बिना हिले डुले जमीन पर गिर पड़ा। वैलेरी, जो लड़ाई की आवाज़ का पीछा कर रही थी, वहां पहुंची और उसने देखा कि कैसे एक छोटे काले राक्षस ने ब्रूट्स का सिर काट दिया।
जब वैलेरी वहां पहुंची और एक्लिप्स ने उसे देखा तो उसे लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है। वर्तमान में वह कमज़ोर अवस्था में थी और उसे पता था कि उसके सामने मौजूद राक्षस उसे बिना किसी प्रयास के मार सकता है। लेकिन एक्लिप्स ने उसे अनदेखा करने से पहले बस एक पल के लिए देखा। एवन ने एक्लिप्स से कहा था कि जब आर्केनम अकादमी की टीम सेंट्रल सिटी में पहुंचे तो वह नूह पर नज़र रखे। अध्याय 406। उसने सोचा कि चूंकि नूह के पास एक अनोखी काया है, इसलिए एक मौका था कि डार्क गिल्ड उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक एक्लिप्स उस पर नज़र रख रहा था तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवान निराश था जब डार्क गिल्ड ने नूह पर हमला करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। होटल से स्टेडियम के लिए निकलते समय इवान ने एक्लिप्स को वापस बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसने इसे नूह के साथ जाने देने का फैसला किया ताकि अगर कुछ भी हुआ तो ये तुरंत उसे सूचित कर दे। स्टेडियम में पहुंचने के बाद भी एक्लिप्स नूह का पीछा कर रहा था। जब प्रतिभागी छोटी दुनिया में प्रवेश कर गए तो उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इवान को डर था कि अगर एक्लिप्स छोटी दुनिया के अंदर चला गया तो नताशा उसे भांप लेगी, इसलिए उसने उसे नूह के बाहर आने का इंतजार करने को कहा। जब सभी प्रतिभागी छोटी दुनिया के अंदर चले गए तो एक्लिप्स स्टेडियम के मैदान के एक कोने में बिना कुछ किए खड़ा रहा, और जब प्रतिभागी बाहर आए और डेनिस ने फॉर्मेशन को सक्रिय किया तो वह उनके साथ टेलीपोर्ट हो गया। दूर भेजे जाने के कुछ मिनट बाद इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग करके उससे संपर्क किया और स्थिति को देखने के बाद उसने उसे आपातकालीन स्थिति में वैलेरी और अन्य लोगों की मदद करने के लिए कहा। इसलिए जब उसने देखा कि ब्रूट्स वैलेरी की बांह काटने वाला था तो एक्लिप्स ने अपने अनोखे कौशल एक्लिप्सिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। एक्लिप्सिंग स्ट्राइक अनोखा कौशल, आप 3 मिनट के लिए एक अस्थायी सूर्य ग्रहण को बुला सकते हैं जिससे क्षेत्र अंधेरे में डूब जाएगा। इस दौरान आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। शांत होने का समय 4 घंटे। अपने अनोखे कौशल का उपयोग करने के कारण एक्लिप्स की शक्ति बहुत बढ़ गई, और चूंकि ब्रूट्स पहले से ही वैलेरी द्वारा घायल था इसलिए उसे मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था। जब वैलेरी ने देखा कि पैंथर ने उस पर हमला नहीं किया तो उसने राहत की सांस ली। धीरे धीरे उस क्षेत्र में छाया अंधेरा गायब होने लगा और आसपास का माहौल सामान्य हो गया। सोफी और अन्य को फंसाने वाला पिंजरा भी तब गायब हो गया जब एक्लिप्स ने ब्रूट्स को मार दिया। धातु के पिंजरे से बाहर आने के बाद वे सभी इधर उधर देखने लगे और वैलेरी को देखकर जल्दी से उसकी ओर चले गए। क्या तुम एक अंडरस्को हो? शश, सोफी पूछना चाहती थी कि क्या वह ठीक है, लेकिन वैलेरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसके सामने इशारा किया। जब सोफी और अन्य लोगों ने वैलेरी की ओर इशारा करते हुए देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने ब्रूट्स की बिना सिर वाली लाश और एक काला पैंथर देखा जो ब्रूट्स के बाएं हाथ को ढकने वाली चांदी सफ़ेद बर्फ को तोड़ रहा था। ब्रूट्स के बाएं हाथ में फंसी बर्फ को काटने के बाद एक्लिप्स ने अपनी स्टोरेज रिंग उतारी और वहां से गायब हो गया। मार्क और अन्य लोगों ने अपने चेहरे पर अचंभे की मुद्रा के साथ सब कुछ देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक राक्षस ने ब्रूट्स की स्टोरेज रिंग क्यों छीन ली। लेकिन अचानक कैलेब के दिमाग में कुछ कौंधा जब उसे पैंथर की शक्ल याद आई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोफी, मार्क और डेविड की तरफ देखा और पाया कि उनकी आंखें भी चौड़ी हो गई थीं। वह राक्षस उस काले हिप्पो जैसा दिख रहा था जिसे इवान ने मॉन्स्टर टाइड के दौरान बुलाया था। उन सभी ने एक साथ सोचा और अचानक उन्हें समझ आ गया कि पैंथर ने ब्रूट्स की स्टोरेज रिंग क्यों छीन ली। तारानकंटी, जब काजिल ने देखा कि इवान के शरीर से निकलने वाला रक्त पिपासा बहुत कम हो गया है तो वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। वह उसके होश में आने से पहले ही लड़ाई खत्म करना चाहता था। क्रैकल, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा इवान के शरीर से सुनामी की तरह रक्त की बिजली फूट पड़ी और सैकड़ों मीटर क्षेत्र को कवर कर लिया। काजिल को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला इससे पहले कि वह रक्त बिजली के तूफान में फंस गया। आह! काजिल के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली क्योंकि रक्त बिजली उसके पूरे शरीर पर गिर गई। इवान ने पहले जो घाव किए थे वे और चौड़े हो गए और रक्त बिजली उसके शरीर के अंदर खुले घावों के माध्यम से उसके शरीर के अंदर चली गई और उसके शरीर के अंदर तबाही मचा दी। इवान ने अपनी लाल आंखों से सब कुछ देखा और अंदर ही अंदर आह भरी। भाड़ में जाओ इसकी माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि छाया के कब्जे का उपयोग करने के कारण मैं अपना दिमाग खो दूंगा, इवान ने कर्कश आवाज में कहा और फिर से एक नासमझ जानवर की तरह व्यवहार न करने की पूरी कोशिश की। उसे अभी भी अपने ब्लडल्स्ट को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन हाना के शांत मन कौशल की बदौलत वह कम से कम एक बार फिर से ठीक से सोचने में सक्षम था। छाया कब्जे के प्रभाव को समाप्त होने से पहले मेरे पास केवल 30 सेकंड बचे हैं। इवान ने शेष समय को देखा और महसूस किया कि उसका ब्लडल्स्ट एक बार फिर बढ़ रहा है। मुझे इस लड़ाई को एक ही हमले में खत्म करना है। इवान ने बलपूर्वक अपने ब्लडल्स्ट को पार किया और अपने ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट पहने। गॉन्टलेट A+ रैंक के थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को उसके पंजों के आकार के अनुसार समायोजित किया। जैसे ही उसने गॉन्टलेट पहने, ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट के निष्क्रिय कौशल के कारण उसकी दोनों भुजाएं आग में घिर गईं।
इन्फर्नो ऑरा निष्क्रिय कौशल। जब उपयोगकर्ता क्रोधित होता है या भावनात्मक रूप से बहुत अधिक उत्तेजित होता है तो उसके गॉन्टलेट एक धधकती हुई आभा उत्सर्जित करते हैं जो उसके हमलों को बढ़ाते हैं और उन्हें और भी अधिक दुर्जय बनाते हैं। एल्बेलू और ब्लडल्स्ट स्किल से प्रभावित होने के कारण इवान की भावनाएं पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थीं। हालांकि उसने अपनी कुछ तर्कसंगतता वापस पा ली थी, लेकिन उसकी भावनाएं अभी भी स्थिर नहीं थीं। उसकी अस्थिर भावनाओं के कारण गॉन्टलेट्स का निष्क्रिय कौशल अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा था और उसका पूरा हाथ एक धधकती आभा से ढका हुआ था जो चिलचिलाती गर्मी छोड़ रहा था। लेकिन इवान यहीं नहीं रुका और अपने गॉन्टलेट्स के दूसरे कौशल बेसिलिस्क का क्रोध का इस्तेमाल किया। बेसिलिस्क का क्रोध सक्रिय होने पर ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स बेसिलिस्क जैसे पंजों में बदल जाते हैं जो उपयोगकर्ता के हमलों को उग्र सांस के साथ सशक्त बनाते हैं। गॉन्टलेट्स के प्रत्येक प्रहार से चिलचिलाती लपटें निकलती हैं जो सबसे कठिन बचावों को भी भेद सकती हैं। कौशल अवधि 3 मिनट। इस कौशल का उपयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है। ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स का आकार बढ़ गया और अब उसकी पूरी भुजाएं रूबी लाल रंग के गॉन्टलेट्स से ढकी हुई थीं जो एक भयानक आभा छोड़ रही थीं। इवान ने जो चांदी के रंग का पेंडेंट पहना हुआ था वह चमक उठा और उसने उसका कौशल स्प्राइट सैक्रिफाइस सक्रिय कर दिया। स्प्राइट सैक्रिफाइस। स्प्राइट पेंडेंट पहनने वाला व्यक्ति अपनी कुल मैना का 70% और सहनशक्ति का 50% बलिदान कर सकता है ताकि 1 मिनट के लिए उसकी ताकत, चपलता और बुद्धिमत्ता में 50% की स्थायी वृद्धि हो सके। इवान के आंकड़े 50% बढ़ गए और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। लगातार काजिल पर हमला करने वाला रक्त बिजली का तूफान धीरे धीरे गायब हो गया और उसका थका हुआ शरीर इवान के सामने प्रकट हुआ। बिजली गिरने के कारण उसका शरीर कई जगहों से काला पड़ गया था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। जब काजिल ने इवान को देखा, जिसकी भुजाएं रूबी लाल ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स से ढकी हुई थीं और उसने उसकी भयानक आभा को महसूस किया, तो उसकी आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी। वह समझ नहीं पाया कि इवान की आभा अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। इवान ने काजिल के सदमे की परवाह नहीं की और टाइमर को देखा। अब छाया के प्रभाव के समाप्त होने से पहले उसके पास केवल 25 सेकंड बचे थे। क्रैकल। रक्त की बिजली उसके पूरे शरीर को ढक गई और उसकी क्रूर आंखों में रक्त की लपटें उठ गईं जब उसने काजिल को देखा। जब काजिल ने इवान की आभा को महसूस किया और उसकी आंखों में देखा तो उसे ये भी महसूस हो रहा था कि यह उनकी आखिरी भिड़ंत होगी। इस भिड़ंत के बाद उनमें से एक निश्चित रूप से मर जाएगा। जब काजिल को एहसास हुआ कि इस भिड़ंत के बाद वह मर सकता है तो किसी कारण से घबराहट महसूस करने के बजाय उसका मन शांत हो गया। उसके शरीर से एक काली आभा निकलने लगी और उसके आसपास की हवा कांपने लगी। उसके हाथ में जो खंजर था वह चमकने लगा और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। चटक। बिजली और हवा इवान के पैरों के चारों ओर घूमने लगी और धमाका धमाका। काजिल और इवान के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई क्योंकि वे दोनों उस जगह से गायब हो गए जहां वे खड़े थे। काजिल एक काली रोशनी की लकीर में बदल गया जो ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ निगल जाना चाहती हो। इस बीच इवान आग से घिरी खूनी लाल बिजली की लकीर में बदल गया जो सब कुछ नष्ट करना चाहती थी। दोनों एक पल में एक दूसरे के सामने आ गए। कैजल की नज़र इवान की क्रूर आंखों से मिली और बूम। शॉकवेव जो सभी वाइवन के संयुक्त हमलों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, चारों ओर फैल गए। प्रभाव के केंद्र के पास मौजूद सभी छाया मरे हुए शॉकवेव से उड़ गए और विस्तार के केंद्र से बिजली, आग और अंधेरे का एक तूफान बाहर की ओर फैलने लगा। क्षेत्र के 3 किलोमीटर से ज्यादा के भीतर की जमीन टूटकर धूल में बदल गई और वहां 500 मीटर से ज्यादा व्यास वाला एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। जब शॉकवेव रुक गए और धूल जम गई तो इवान और काजिल सभी छाया मरे हुए लोगों के सामने प्रकट हुए। काजिल जमीन पर लेटा हुआ था, उसका एक पैर गायब था और उसका शरीर झुलसकर काला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था और खून की लपटें अभी भी उसके शरीर के अंदर कहर बरपा रही थीं। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इवान अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था और उसकी हालत काजिल से बेहतर दिख रही थी, लेकिन उसकी जीवन शक्ति काजिल से भी तेजी से खत्म हो रही थी क्योंकि उसकी गर्दन में खंजर घुसा हुआ था। तो हम दोनों मरने वाले हैं, हो, काजिल ने अपनी आधी बंद आंखों से इवान को देखते हुए कर्कश आवाज में कहा। इवान ने काजिल पर ध्यान नहीं दिया और अपने पंजे जैसे हाथों को उठाया जो कांप रहे थे और अपनी गर्दन में घुसे खंजर को पकड़ लिया। पुची। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खंजर बाहर निकाला और उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकल पड़ा। जब इवान ने खंजर निकाला तो उसकी जीवन शक्ति और भी तेजी से गायब होने लगी, लेकिन इससे पहले कि काजिल का भ्रमित दिमाग समझ पाता कि इवान क्या कर रहा है, उसने इवान के शरीर के चारों ओर एक बैंगनी आभा देखी और वूश। इवान को अब तक लगी सारी चोटें हवा में गायब हो गईं। खांसी। काजिल इतना चौंक गया कि उसने खून खांसकर बाहर निकाला और उसकी जीवन शक्ति और भी तेजी से गायब होने लगी। एलिसिया, इवान ने कमजोर आवाज में कहा और एलिसिया की ओर देखा जो उसके ऊपर तैर रही थी।
एलिसिया जल्दी से आसमान से नीचे आए और बिना कोई समय बर्बाद किए उसने काजिल को ठीक करना शुरू कर दिया जो मरने वाला था। मैं उसे इस तरह की हालत में मरने नहीं दे सकता, इवान ने काजिल को देखते हुए खुद से सोचा। छाया के कब्जे की अवधि समाप्त हो गई और इवान अपने सामान्य रूप में लौट आया। उसके शरीर से एक काली छाया निकली और अलबेलू में बदल गई जो अभी भी खून की प्यासी आभा छोड़ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? काजिल ने कर्कश आवाज में पूछा जब एलिसिया ने उस पर अपने उपचार कौशल का इस्तेमाल किया। इवान ने उसकी ओर देखा लेकिन जवाब देने की जहमत नहीं उठाए और बस उसके शरीर को देखा जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आग और बिजली की वजह से काजिल का पूरा शरीर जल गया था, उसका एक पैर गायब था और उसके पूरे शरीर पर कई घाव थे। इवान को डर था कि वह उसे एक छाया मरे हुए में नहीं बदल पाएगा, यही वजह है कि वह उसे मारने से पहले थोड़ा ठीक कर रहा था। 1 मिनट में जब काजिल की जली हुई त्वचा कुछ हद तक ठीक हो गई और उसके शरीर पर घाव भर गए तो इवान ने एलिसिया की ओर सिर हिलाया। वाह! एलिसिया के हाथ में प्रकाश तत्व से बनी एक तलवार दिखाई दी और उसने काजिल के दिल को छेद दिया जिससे उसकी जान चली गई। हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत क्षतिग्रस्त था, इवान ने उसे बहुत ज्यादा ठीक नहीं किया क्योंकि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि वह एक बार फिर से लड़ पाएगा। जब काजिल की जीवन शक्ति गायब हो गई तो इवान ने आखिरकार राहत की सांस ली और जमीन पर लेट गया। उसने अपने चेहरे पर एक खाली नज़र के साथ आसमान की ओर देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अगर हाना न होती जिसने मुझे वापस होश में लाया, इवान ने बड़बड़ाया और जमीन पर लेट गया। वह कुछ मिनटों तक आसमान को घूरता रहा और फिर एक बार फिर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता कि अलबेलू के साथ विलय के बाद मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण क्यों खो दिया, लेकिन ये सब सोचने का समय नहीं है, इवान ने खुद से सोचा और अपने कोर को देखा। उसके दोनों कोर अभी भी सील थे और सी जोड़ रैंक तक सीमित थे। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई और यहाँ आए। इवान ने अपनी छाया भंडारण कौशल का उपयोग किया और काजिल के शरीर को दूर रख दिया। वह उसे शैडो अनडेड में बदलना चाहता था लेकिन उसका सम्राट कोर सी जोड़ रैंक तक सीमित था। उसे डर था कि अगर वह उसे शैडो अनडेड में बदलने की कोशिश करता है जबकि उसका कोर सी जोड़ रैंक तक सीमित है तो यह विफल हो जाएगा। यही वजह है कि उसने कालकोठरी छोड़ने के बाद ऐसा करने का फैसला किया। काजिल के शरीर को दूर रखने के बाद इवान ने अपने चारों ओर देखा लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे इस कालकोठरी को छोड़ने के लिए कहाँ जाना चाहिए। ये किस तरह का कालकोठरी है? इवान चारों ओर देखने के बाद जोर से बोले बिना नहीं रह सका। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने कोई राक्षस नहीं देखा है और कोई इस पूरे फर्श को एक संरचना से कैसे ढक सकता है? इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग किया और वाइवन को कालकोठरी की सभी दिशाओं में जाने के लिए कहा। 10 वाइवन को काजिल ने मार दिया था इसलिए केवल 9 वाइवन बचे थे। वे सभी 9 उड़ गए और कालकोठरी के निकास द्वार की तलाश करने लगे। वाइवन को आदेश देने के बाद इवान ने एक बार फिर छाया इंद्रियों का उपयोग किया और एक्लिप्स से संपर्क किया। उसने कालकोठरी में आने के बाद पहले उससे संपर्क किया था। उस समय उसने देखा कि कैसे वैलेरी और अन्य लोग डार्क गिल्ड के लोगों से घिरे हुए थे, लेकिन चूंकि वह काजिल से निपटने में व्यस्त था इसलिए उसने केवल एक्लिप्स से कहा कि वह आपात स्थिति में उनकी मदद करे और उनकी स्थिति को देखना बंद कर दिया। मुझे आशा है कि वे ठीक हैं, इवान ने बड़बड़ाया और उसकी दृष्टि एक्लिप्स से जुड़ गई। जब इवान ने छाया इंद्रियों के अनुसार ग्रहण अपने चुपके कौशल का उपयोग करते हुए एक जमे हुए पेड़ के शीर्ष पर खड़ा था और दूर से वैलेरी और अन्य लोगों को देख रहा था। जब इवान ने बर्फ से ढके बड़े क्षेत्र को देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा लगता है कि उस दिमागी रूप से मृत महिला ने सब कुछ संभाल लिया है। इवान के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि पूरे क्षेत्र को किसने जमा दिया। वैलेरी और अन्य लोगों को ठीक देखकर उसने एक बार फिर ग्रहण से कहा कि वह अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग बंद करने से पहले उनकी मदद करे। छाया इंद्रियों का उपयोग बंद करने के बाद वह एरियल की ओर चला गया और उसकी पीठ पर कूद गया। एलिसिया और हाना भी एरियल की पीठ पर कूद गए और इवान के बगल में खड़े हो गए। एरियल के नीले आकाश में जाने से पहले उसने अपने ऑक्स, एस्ट्रोनैक्स और कुछ अन्य छाया मरे हुए लोगों को वापस बुलाया। मैं बस उम्मीद करता हूं कि इस शापित कालकोठरी को छोड़ने से पहले मुझे किसी अन्य एस रैंक शिकारी का सामना न करना पड़े, इवान ने मन ही मन सोचा और एरियल वहां से उड़ गया। जल्द ही 15 घंटे बीत गए और एरियल अभी भी आकाश में उड़ रहा था। ये किस तरह की खराब कालकोठरी है? इवान खुद को कोसने से नहीं रोक पाया जब 15 घंटे बाद भी वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाया। उसने पहले ही 10 वाइवन को वापस बुला लिया था जिन्हें काजिल ने मार डाला था और वे भी कालकोठरी से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। लेकिन भले ही उसके वाइवन सभी दिशाओं में बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे लेकिन वह उसे नहीं खोज पाया। इसके अलावा इस कालकोठरी के अंदर एक भी राक्षस नहीं है। इवान को इस दौरान कोई राक्षस नहीं मिला। अगर यह एक सामान्य कालकोठरी होती तो मैं बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए कुछ कोर एकत्र कर सकता था, इवान ने कहा, क्योंकि भेड़िया प्रकार के राक्षस का शरीर धूल में बदल गया था।
इवान ने एक और शरीर निकाला जिसे उसने छोटी दुनिया से एकत्र किया था और उस पर ऊर्जा भक्षण कौशल का उपयोग किया। उसने शरीर की ऊर्जा को अपने सम्राट कोर की ओर निर्देशित किया और उसकी रैंक बढ़ा दी। जल्द ही राक्षस का शरीर एक बार फिर धूल में बदल गया और उसका सम्राट कोर आगे बढ़ गया थोड़ा सा। मैंने छोटी दुनिया से एकत्रित सभी निकायों का उपयोग किया, इवान ने अपने खाली स्टोरेज रिंग्स को देखने के बाद कहा। सभी निकायों को अवशोषित करने के बाद उसने अपने द्वारा एकत्रित किए गए कोर को देखा और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसका सम्राट कोर पहले ही बी रैंक के आधे रास्ते को पार कर चुका था और वह रैंक तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं था। निकायों को अवशोषित करने की तुलना में कोर को अवशोषित करना बहुत तेज था, इसलिए उसने कुछ ही मिनटों में सभी कोर को अवशोषित कर लिया। कोर को अवशोषित करने के बाद इवान को एक कौशल प्राप्त हुआ, लेकिन उसने फिलहाल इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोर को अवशोषित करने के बाद वह बे रैंक के बहुत करीब था। चलो देखते हैं कि क्या मैं रैंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कोर प्राप्त कर सकता हूं, इवान ने खुद से कहा और काजिल की स्टोरेज रिंग निकाली। इवान ने अपने शैडो स्टोरेज से 3 आइटम निकाले। एक खंजर था जिसका उपयोग काजिल ने किया था, एक आर्मलेट ब्रेसलेट था और आखिरी एक स्टोरेज रिंग थी। इवान ने सबसे पहले खंजर उठाया और उसके विवरण को देखा। शैडो स्ट्राइक डैगर A+ रैंक। शैडो स्ट्राइक डैगर एक उत्कृष्ट कृति है जो सबसे गहरे कलाओं से पैदा हुई है और किंवदंती में लिपटी हुई है। खंजर का ब्लेड A+ रैंक के शैडो सर्प की हड्डी से बना है जिसे एक दुर्लभ शैडो टाइप राक्षस माना जाता है। खंजर को पकड़े हुए उपयोगकर्ता लाइफ थेफ्ट और शैडो एम्ब्रेस कौशल का उपयोग कर सकता है। लाइफ थेफ्ट किसी प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने पर खंजर में लक्ष्य की जीवन शक्ति का एक हिस्सा चुराने और उसे अपने अंदर संग्रहित करने की शक्ति होती है। खंजर का धारक चुराई गई जीवन शक्ति का उपयोग खुद को ठीक करने के लिए कर सकता है। शैडो एम्ब्रेस निष्क्रिय कौशल। खंजर में सभी शैडो टाइप कौशल की शक्ति को बढ़ाने की एक सहज क्षमता होती है। खंजर को चलाते समय उपयोगकर्ता के शैडो टाइप कौशल को उनकी मूल शक्ति में 20% की वृद्धि मिलती है। छाया प्रकार के कौशल की शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ खंजर उपयोगकर्ता को हानिकारक अभिशापों से भी बचाता है। तो उसने उस समय खुद को ठीक करने के लिए जीवन चोरी कौशल का इस्तेमाल किया। इवान ने खंजर के विवरण को देखने के बाद खुद से कहा। खंजर काफ़ी अच्छा था और इसके दोनों कौशल भी बेहतरीन थे, लेकिन इवान को खंजर का उपयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने इसके विवरण को देखने के बाद ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अगर मैं उस आदमी को सफलतापूर्वक एक छाया मरे हुए में बदल देता हूं, तो मैं उसे वापस कर दूंगा, इवान ने खुद से सोचा और खंजर को दूर रख दिया। खंजर को दूर रखने के बाद उसने बाजूबंद कंगन उठाया। कंगन हल्के नीले रंग का था और उसके केंद्र में एक हरे रंग का रत्न था। जब उसने रत्न को ध्यान से देखा तो इवान ने हरे रत्न के अंदर एक घूमती हुई हवा की भंवर देखी। विंडगार्डिंग आर्मलेट S रैंक। हवा के सार से भरा एक रक्षात्मक मौलिक बाजूबंद। यह बाजूबंद अचानक हमले या आसन खतरे की स्थिति में पहनने वाले के चारों ओर स्वचालित रूप से एक सुरक्षात्मक काउंटर विंड बैरियर बनाता है। काउंटर विंड बैरियर उपयोगकर्ता की ओर लक्षित बड़ी मात्रा में क्षति को अवशोषित कर सकता है। पवन संरक्षक बाजूबंद पहनने वाला अपनी इच्छानुसार एक बार में सभी अवशोषित क्षति को छोड़ सकता है। काउंटर विंड बैरियर द्वारा जारी सभी अवशोषित क्षति हवा के सार द्वारा बढ़ाई जाएगी, जिससे इसकी शक्ति 20% बढ़ जाएगी। एक बार जब उपयोगकर्ता सभी अवशोषित क्षति को छोड़ देता है तो काउंटर विंड बैरियर 10 घंटे के कूलडाउन पर चला जाएगा। तसक तसक तसक, ये कमीना अपने साथ इतनी अच्छी चीज़ लेकर जा रहा था, इवान ने कहा और हवा की रक्षा करने वाला बाजूबंद पहना। अगर अल्बेलू को ब्लड लाइटनिंग वुल्फ में विकसित होने के बाद क्रिम्सन व्हील कौशल नहीं मिला होता तो उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल होता, खासकर तब जब मेरे दोनों कोर्सी जोड़ रैंक पर सीलबंद हों। जिस चीज़ ने इवान को सबसे ज़्यादा संतुष्ट किया वह ये थी कि काउंटर विंड बैरियर उसकी ओर निर्देशित सभी क्षति को अवशोषित कर सकता था और उस क्षति को उसके दुश्मनों की ओर छोड़ सकता था। बाजूबंद ब्रेसलेट पहनने के बाद इवान ने आखिरकार स्टोरेज रिंग उठाए, इस उम्मीद में कि उसे इतने कोर मिल जाएं कि उसका मोनाक कोर A रैंक तक पहुंच जाए। अगर मेरा मोनाक कोर A रैंक तक पहुंच जाता है तो मैं इस पूर्ण सीलिंग संरचना के प्रभाव से मुक्त हो सकता हूं। इवान की वर्तमान समस्या उसके सीलबंद कोर थे। उसे अभी भी नहीं पता था कि वह कहाँ है और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि डार्क गिल्ड के और लोग उसकी तलाश में आएंगे। मुझे अपने कोर के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, या अगर मैं मेरी वर्तमान स्थिति में किसी अन्य S रैंक शिकारी से मिलना परेशानी भरा होगा, इवान ने स्टोरेज रिंग के अंदर देखते हुए कहा। हमेशा की तरह पहली चीज़ जो उसने देखी वह बेकार कपड़े, भोजन और कुछ अन्य चीज़ें थीं। उन चीज़ों को फेंकने के बाद उसने आखिरकार कुछ उपयोगी चीज़ें देखीं। काजिल के स्टोरेज रिंग में कई पोशन थे और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें उनमें से 5 पूर्ण मन रिकवरी पोशन मिले। पूर्ण मन रिकवरी पोशन के अलावा उन्हें 2 और पोशन मिले जो उन्होंने मेरिट शॉप में देखे थे, लेकिन कम पॉइंट के कारण उन्हें खरीद नहीं पाए थे। ऊर्जा शीशी। ये पोशन उपयोगकर्ता को ऊर्जा और सहनशक्ति का विस्फोट प्रदान करता है।
अस्थायी रूप से थकान को दूर करता है और शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाता है। 2 ऊर्जा शीशियाँ थीं। सत्य सीरम। इस पोषण का सेवन करने से व्यक्ति केवल सच बोलने के लिए मजबूर होता है, जिससे ये पूछताछ या मूल्यवान जानकारी निकालने के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाता है। पोषण में एक सत्य सीरम था। सामान्य औषधियाँ भी थीं, जैसे कि उपचार औषधियाँ, शक्तिवर्धक औषधियाँ और बहुत कुछ। लेकिन इवान के पास वे पहले से ही थीं, इसलिए उसने उन्हें अपने छाया भंडारण के अंदर फेंक दिया। मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी को योग्यता की दुकान में उपलब्ध औषधियाँ कहाँ से मिलीं, इवान ने औषधियाँ रखने के बाद बुदबुदाया। अब जब मुझे याद आया, नेफ्लियम के शहर के राक्षस ज्वार का कारण डार्क गिल्ड था। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी राक्षस ज्वार के पीछे था क्योंकि उसके पास ऐसी औषधियाँ थीं जो योग्यता की दुकान में उपलब्ध थीं? इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। मैं उसे छाया मरे में बदलने के बाद उससे पूछूंगा। इवान ने एक बार फिर भंडारण रिंग के अंदर देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। कोर, उसने उत्साहित स्वर में कहा, और जब उसने कोर का एक छोटा सा ढेर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उन सभी को गिना और वहां 33 कोर पाए। कोर की संख्या उसकी अपेक्षा से कम थी, लेकिन उनमें 5 A+ और 10 A रैंक कोर थे। शेष 18 कोर सभी बी जोड़ रैंक के थे। हालांकि संख्याएं बहुत कम हैं, सभी कोर उच्च रैंकिंग वाले हैं। अगर मैं उन सभी को अवशोषित कर लूं तो मैं A रैंक तक पहुंच सकता हूं, इवान ने सोचा और तुरंत उसे अवशोषित करने के लिए बी जोड़ रैंक का कोर निकाल लिया। उसने कोर को अपने मुंह में डाला और यह ऊर्जा में बदल गई जो उसके मोनाक कोर की ओर बढ़ गई। जब उसका मोनाक कोर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था तो उसने फिर से स्टोरेज रिंग के अंदर देखा, लेकिन स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ भी उपयोगी नहीं था। जब इवान अवशोषित करने के लिए एक और कोर निकालने वाला था तो उसने अचानक रिंग के अंदर एक छोटी सी वस्तु देखी। किसी कारण से उस छोटी सी वस्तु को देखते ही उसे अजीब लगने लगा। यह क्या है? इवान को समझ में नहीं आया कि छोटी सी वस्तु को देखकर उसे अजीब क्यों लगने लगा। उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और कोर की जगह उस छोटी सी वस्तु को स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल लिया। ऐसा लगता है कि जिस क्षण तुमने अपना ग्लेशियल नोवा ऑर्ब इस्तेमाल किया वह यहाँ से भाग गया, कैलेब ने बर्फ के अंदर जमे हुए सभी लोगों को देखते हुए वैलेरी से कहा। एक्लिप्स के गायब होने के बाद वैलेरी और अन्य लोगों ने भी वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले वैलेरी ने रयान और अन्य ए रैंक के शिकारियों की स्टोरेज रिंग्स को हटाने का फैसला किया। उनकी स्टोरेज रिंग को हटाते समय वैलेरी ने देखा कि नूह जमे हुए लोगों में से नहीं था। सोफी और अन्य लोगों ने उसे खोजने के लिए क्षेत्र के चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिला। वह कमीना पहले बहुत घमंडी व्यवहार कर रहा था, लेकिन अंत में वह यहाँ से कायरों की तरह भाग गया। इयान, जो नूह का साथी था, ने तिरस्कार से भरी आवाज में कहा, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने पहले अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारण से संचार क्रिस्टल और मोबाइल फ़ोन यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। वैलेरी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि वे अभी भी अपने वर्तमान स्थान के बारे में निश्चित नहीं थे। अन्य लोग भी अपने वर्तमान स्थान के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने भी अपना सिर हिलाया। तो हमें किस दिशा में जाना चाहिए? मार्क ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए पूछा। चलो बस एक यादृच्छिक दिशा चुनते हैं। हमें बस इस क्षेत्र से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि हम किसी से संपर्क कर सकें। सोफी ने कहा, एक बार जब हम इस क्षेत्र से निकल जाएंगे तो हम एक बार फिर से अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे और उस समय हमारे स्थान की पुष्टि करना मुश्किल नहीं होगा। सोफी के सुझाव पर किसी ने आपत्ति नहीं की क्योंकि वह गलत नहीं थी। वे सभी जानते थे कि वहां रहना एक अच्छा विकल्प नहीं था क्योंकि डार्क गिल्ड के और लोग कभी भी वहां आ सकते थे। इसके अलावा भले ही यह सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन यह पुष्टि करना मुश्किल नहीं था कि डार्क गिल्ड के लोगों ने उस क्षेत्र में कुछ तैयार किया था जो उन्हें अपने संचार क्रिस्टल और मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से रोक रहा था। यदि वे सेबस्टियन और अन्य लोगों से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें बस उस क्षेत्र को छोड़ना होगा। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि जिस राक्षस ने पहले उस धातु वाले को मार डाला था वह इवान द्वारा बुलाए गए राक्षस जैसा था? अचानक डेविड ने कहा, क्योंकि वे सभी उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ने लगे। राक्षस को बुलाओ। वैलेरी और एस्टार्ट अकादमी के अन्य सदस्य सभी भ्रमित थे जब उन्होंने डेविड को सुना और देखा, उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ये देखकर कि वैलेरी, एमी, ग्लोरिया और जैक्सन उसे असमंजस में देख रहे थे, डेविड चकित रह गया। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते कि इवान उसके लिए लड़ने के लिए एक शक्तिशाली राक्षस को बुला सकता है। सोफी ने वैलेरी और अन्य लोगों को अजीब तरह से देखते हुए पूछा। वह भ्रमित थी क्योंकि वैलेरी, एमी, ग्लोरिया और जैक्सन इवान के साथी थे, इसलिए उसकी नज़र में यह सामान्य ज्ञान था कि वे अपने साथी के कौशल से अवगत होंगे। वैलेरी का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि सोफी उन्हें कैसे देख रही थी। ये सोचकर कि कैसे इवान सेंट्रल सिटी में आने के बाद उनके साथ अभ्यास करने के बजाय हर समय सोता रहता था, वह उसे अंतहीन रूप से कोसना चाहती थी। एमी और अन्य लोगों के अजीब हाव भाव देखकर सोफी के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि इवान ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया।
इसलिए अजीब माहौल को दूर करने के लिए उसने उन्हें बताया कि नेफ्लियम शहर के राक्षस ज्वार के दौरान क्या हुआ था। एमी और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे कि इवान भी रैंक जोन में चला गया, जबकि वह उस समय सिर्फ डी जोर रैंक का शिकारी था। यह अब काम कर रहा है। लगभग 1 घंटे के बाद डेविड ने जोर से कहा और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो पाया कि उसका मोबाइल फ़ोन अब ठीक से काम कर रहा था। डेविड ने जल्दी से उनकी लोकेशन चेक की और जब उसने देखा कि वे कहाँ हैं तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वैलेरी और अन्य लोगों ने भी उनकी लोकेशन चेक की और वे भी यह जानकर चौंक गए कि वे सेंट्रल सिटी से 3 लाख किलोमीटर दूर थे। आखिर यह किस तरह की संरचना थी? ये हमें इतनी दूर की जगह पर कैसे टेलीपोर्ट कर सकती है? मार्क ने उनकी लोकेशन को देखते हुए अविश्वास से भरी आवाज़ में कहा। जब वे अपनी लोकेशन की पुष्टि करने के बाद भी चौंके हुए थे तो कैलेब का चेहरा पीला पड़ गया और उसने डरावनी नज़र से नक्शे को देखा। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, कैलेब ने कांपती आवाज़ में कहा। कैलेब की कांपती हुई आवाज़ सुनकर दूसरे लोग भ्रमित हो गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उसने आगे क्या कहा तो उनके चेहरे भी पीले पड़ गए। यह क्षेत्र एस रैंक एबिसल स्पाइडर का क्षेत्र है। इवान ने काजल के स्टोरेज रिंग से एक छोटी गोल वस्तु निकाली जो एक सिक्के की तरह दिख रही थी। वस्तु का व्यास 3 सेंटीमीटर था और रंग में गहरा लाल था। उस पर 2 सींग वाले एक धुंधले इंसान की छवि उकेरी गई थी। यह क्या है? इवान ने सिक्के के आकार की वस्तु को देखकर भौहें उठाईं और उसे ध्यान से देखा। लेकिन कुछ देर तक देखने के बाद भी इवान को सिक्के में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने सिक्के को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं था। सिक्के के चारों ओर कोई आभा नहीं थी और यह एक सामान्य वस्तु की तरह दिख रहा था। हालांकि यह एक सामान्य सिक्के की तरह दिख रहा है, लेकिन किसी कारण से यह मुझे एक अजीब सा एहसास दे रहा है, इवान ने उलझन में सिक्के को देखते हुए खुद से कहा। राक्षस? हाँ, इवान ने एलिसिया की ओर देखा जो उसके बगल में बैठी थी और उसके हाथ में सिक्के को देख रही थी। कौन सा राक्षस एलिसिया? इवान ने चारों ओर देखते हुए पूछा कि क्या उनके आसपास कोई राक्षस है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब एलिसिया ने सिक्के पर उकेरे गए मानव की धुंधली छवि की ओर इशारा किया और कहा, यह एक राक्षस है। इवान ने एक बार फिर छवि को देखा और अचानक याद आया कि एलिसिया ने उसे कैसे बताया था कि वह राक्षसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कालकोठरी के अंदर भेजा गया था। अध्याय 254। क्या आप जानते हैं कि यह सिक्का क्या है? इवान ने एलिसिया से इस उम्मीद में पूछा कि उसे सिक्के का उपयोग पता होगा। नहीं, लेकिन जब उसने उसका सपाट जवाब सुना तो उसका मुंह हिल गया। जब वह कुछ और सवाल पूछने वाला था तो उसका चेहरा बदल गया और उसने तुरंत अपने एक वाइवन से जुड़ने के लिए छाया इंद्रियों का उपयोग किया। जैसे ही वह वाइवन से जुड़ा और देखा कि उसके सामने क्या है, उसके मुंह से राहत की सांस निकली। तो आखिरकार उन्होंने इसे पा लिया, इवान ने कहा और एरियल ने अपनी उड़ान की दिशा बदल दी। उसके एक वाइवन ने कालकोठरी के निकास द्वार को अभी अभी पाया है। जैसे ही एरियल कालकोठरी के निकास द्वार की ओर उड़ रहा था, इवान ने वह सिक्का रख दिया जो उसने पहले निकाला था। सिक्का रखने के बाद उसने काजल की स्टोरेज रिंग से एक के बाद एक कोर निकाले और अपने मोनाक कोर का उपयोग करके उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके मोनाक कोर की रैंक लगातार बढ़ती गई और वह रैंक की ओर बढ़ने लगा। जब उसने अपना 8वां कोर अवशोषित किया तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आपको पावर ऑरा कौशल प्राप्त हुआ है। पावर ऑरा सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता एक पावर ऑरा उत्सर्जित करेगा। पावर ऑरा उपयोगकर्ता की ताकत को 10% तक बढ़ा देता है। जब पावर ऑरा सक्रिय होता है तो उपयोगकर्ता की चपलता 10% कम हो जाती है। ताकत में 10% की वृद्धि, इवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर मैं अपने अन्य कौशल और ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट्स के साथ इस कौशल का उपयोग करता हूं। इवान को बस इसके बारे में सोचकर ही उत्साह महसूस हुआ। उसे चपलता में 10% की कमी की बहुत परवाह नहीं थी। उसके पास टेम्पोरल वेलोसिटी, फ्लिकर स्टेप्स और विंड मैनिपुलेशन जैसे कई कौशल हैं जो उसकी चपलता को बढ़ाते हैं, इसलिए उसे इसकी चिंता नहीं थी। निकास द्वार काफी दूर था, इसलिए पावर ऑरा के विवरण को देखते हुए उसने पहले प्राप्त कौशल के विवरण को देखने का फैसला किया। पुनर्जनन का उपयोग करके उपयोगकर्ता तेजी से पुनर्जीवित हो सकता है। पुनर्जनन की शक्ति उपयोगकर्ता की रैंक पर निर्भर करती है। यदि उपयोगकर्ता की रैंक काफ़ी ऊंची है तो वे अपने खोए हुए अंगों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। कौशल में बड़ी मात्रा में मैना और सहनशक्ति की खपत होती है। मुझे ये कौशल उस काले राक्षस के मूल को अवशोषित करके मिला होगा जिसे अल्बेलू ने छोटी दुनिया में मार दिया था। कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद इवान ने धीमी आवाज में कहा। इवान ने काले राक्षस के शरीर को अवशोषित नहीं किया क्योंकि वह उसे एक छाया मरे हुए में बदलना चाहता था, लेकिन उसने उसके मूल को अवशोषित कर लिया। मुझे नहीं लगता था कि मुझे ब्लैक ऑब्रे का दूसरा कौशल भी मिलेगा।
इवान के पास पहले से ही ब्लैक ऑग्रे का भक्षण कौशल था जिसे उसने अन्य कौशलों के साथ मिला दिया और ऊर्जा भक्षण कौशल में बदल दिया जो वर्तमान में उसके सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। पुनर्जनन और एम्बर जीवन शक्ति दोनों ही उपचार प्रकार के कौशल हैं, लेकिन मैं उन्हें एक में विलय नहीं कर सकता। एम्बर जीवन शक्ति, इस कौशल का उपयोग करके आप आग या गर्मी के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग चोटों से ठीक होने और ठीक होने के लिए कर सकते हैं। मैंने इस कौशल के बारे में अध्याय 405 में बताया था। इवान ने अपने पुनर्जनन और एम्बर जीवन शक्ति कौशल को विलय करने की कोशिश की, लेकिन उसके सम्राट कोर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। खैर, शायद मुझे एक और कौशल की आवश्यकता है जो पुनर्जनन और एम्बर जीवन शक्ति के समान है ताकि उन्हें एक कौशल में विलय किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे ऊर्जा भक्षण कौशल, इवान ने कहा और अपने कौशल को विलय करने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसका ऊर्जा भक्षण कौशल 3 कौशलों को एक में विलय करने के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि उन्हें एक में विलय करने के लिए उसे एक और पुनर्जनन प्रकार के कौशल की आवश्यकता हो सकती है। पुनर्जनन और एम्बर जीवन शक्ति को एक आखिरी बार देखने के बाद वह एक बार फिर कोर को अवशोषित करने के लिए वापस आ गया। उसका सम्राट कोर एक ब्लैक होल की तरह था जो कोर की सभी ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। एक एक करके काजिल की स्टोरेज रिंग में कोर की संख्या कम होने लगी। जल्द ही काजिल की स्टोरेज रिंग में केवल 2 कोर बचे थे। पावर ऑरा मिलने के बाद इवान को कोई कौशल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वर्तमान में उसका दिमाग पूरी तरह से अपने कोर की रैंक पर केंद्रित था। बस थोड़ा और इवान ने AK+ रैंक निकाली और उसे अपने अंदर डाल लिया। मुंह कोर ऊर्जा में बदल गया और धीरे धीरे उसके मोनाक कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। कोर को अवशोषित करने के बाद इवान महसूस कर सकता था कि वह रैंक तक पहुंचने से बस थोड़ा दूर था। उसने एक गहरी सांस ली और आखिरी A+ रैंक कोर को बाहर निकाल लिया। मुझे उम्मीद है कि यह पर्याप्त होगा, इवान ने खुद से कहा और कोर को निगल लिया। पिछली बार की तरह कोर ऊर्जा में बदल गया और ऊर्जा उसके मोनाक कोर की ओर चली गई। लगभग हो गया, बस थोड़ा और इवान ने उम्मीद भरी आंखों से सब कुछ देखा क्योंकि उसका मोनाक कोर आखिरी A+ रैंक कोर की ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता था। कुछ मिनटों के बाद उसके मोनाक कोर ने सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे ही उसके कोर ने सारी ऊर्जा को अवशोषित किया, उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आपको मध्य स्तर का जहर प्रतिरोध कौशल प्राप्त हुआ है। इवान को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसे अभी अभी एक नया कौशल प्राप्त हुआ है क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से उसके मोनाक कोर पर केंद्रित था। कुछ सेकंड के बाद उसने आखिरकार अपने कोर को देखना बंद कर दिया और अपना मुंह खोल दिया। फूका, अगर उसके मोनाक कोर को आगे बढ़ने के लिए 100 यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता थी, तो वर्तमान में यह 99.98 यूनिट पर था। यह A रैंक तक पहुंचने से बस एक छोटा कदम दूर था, लेकिन इवान पहले से ही कोर से बाहर था। मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने बुदबुदाया और अपने शैडो स्टोरेज के अंदर देखा। उसके शैडो स्टोरेज के अंदर अभी भी गॉब्लिन किंग, ब्लैक ऑग्रे और काजिल के शव थे, लेकिन वह उनका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह उन्हें अवशोषित करने से पहले शैडो अनडेड में बदलना चाहता था। वह गॉब्लिन किंग को शैडो अनडेड में बदल सकता था क्योंकि वह सिर्फ एक D-जोड़ रैंक मॉन्स्टर था और उसके शरीर को अवशोषित कर सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि गॉब्लिन किंग के D-जोड़ रैंक बॉडी को अवशोषित करने के बाद भी वह रैंक तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि D-जोड़ रैंक बॉडी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा बहुत कम है। लगता है कि मैं फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इवान ने जोर से आह भरी, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं इस शापित कालकोठरी से बाहर निकलने के तुरंत बाद A रैंक तक पहुंच पाऊंगा। कुछ मिनट बाद एरियल उस जगह पर पहुंच गया जहां निकास पोर्टल स्थित था। इवान एरियल की पीठ से नीचे कूद गया और छाया पंखों का उपयोग करके पोर्टल के ठीक सामने सुरक्षित रूप से उतरा। चलो देखते हैं कि क्या कोई है जो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और पोर्टल के दूसरे छोर पर देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। मुझे लगता है कि लॉर्ड काजिल उस बेचारे के साथ खेल रहे हैं, डैनी, A रैंक शिकारी ने जम्हाई लेते हुए कहा। उसे अंदर आए हुए लगभग 17 घंटे हो गए हैं। आमतौर पर लॉर्ड काजिल को निम्न स्तर के शिकारियों के साथ खेलना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार मामला अलग है। एक अन्य A रैंक ओमास ने मीट स्टेक का एक बड़ा निवाला लेते हुए कहा। डैनी और ओमास दोनों एक कमरे के अंदर बैठे थे जो एक नियंत्रण कक्ष की तरह दिख रहा था। कमरे में कई छोटी स्क्रीन थीं और वे सभी जंगल के विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखा रही थीं। लॉर्ड काजिल की बात करें तो क्या उन्होंने रेयान और अन्य लोगों को कुछ लोगों को पकड़ने के लिए नहीं भेजा था? डैनी ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। भले ही वह जगह यहाँ से काफ़ी दूर थी, लेकिन उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी उनके बारे में कोई खबर नहीं है। वे कमीने ज़रूर इधर उधर खेल रहे होंगे, ओमास ने गुस्से में कहा। वे वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे यहाँ पहरा नहीं देना चाहते।
डैनी ने ओमास की कही गई बातों के बारे में कुछ नहीं कहा और जोर से आहें भरते हुए कहा, यह अथाह मकड़ी वाकई बहुत तकलीफदेह है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह इतनी सारी मकड़ियां कैसे पैदा कर सकता है। बीप बीप। अचानक कमरे में बीप की आवाज़ गूंजी और डैनी और ओमास के हाव भाव बदल गए। आज इन मकड़ियों को क्या हो गया है? ओमास ने एक स्क्रीन को देखते हुए जोर से गाली दी। स्क्रीन पर मकड़ियों की एक बड़ी सेना चलती हुई दिखाई दे रही थी। यह आज की तीसरी लहर है। आखिर ये सारी मकड़ियां कहाँ जा रही हैं? डैनी ने मकड़ियों की सेना को अविश्वास के भाव से देखते हुए कहा। गड़गड़ाहट। अचानक जिस कंट्रोल रूम में वे बैठे थे वह हिलने लगा। भूकंप। ओमास ने सवालिया लहजे में कहा और खड़ा हो गया। मुझे लगता है, डैनी ने अपना सिर हिलाया, अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हुए। कुछ सेकंड के बाद कमरे में कंपन बंद हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा लग रहा है अंडरस्को। ऊश। ओमास बैठने ही वाला था अपना मीट स्टेक खत्म करने के लिए, जब अचानक आसपास के मैना एक निश्चित दिशा की ओर भागने लगे। अब क्या हो रहा है? डैनी ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि आसपास का मैना एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा था। फुक। अचानक ओमास ने डर भरी आवाज में गाली दी। डैनी चौंक गया जब उसने ओमास की तेज आवाज सुनी और पूछना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि ओमास कहाँ देख रहा था तो उसका चेहरा भी डर के कारण जम गया। ये सभी मकड़ियां हमारे बेस की ओर क्यों आ रही हैं? डैनी ने कांपती आवाज में कहा, मकड़ियों की सेना को देखते हुए जिन्होंने अचानक अपनी दिशा बदल दी और अब उनके बेस की ओर आ रही थी। हमारा बेस चुपके और भ्रम के निर्माण से घिरा हुआ है। कोई रास्ता नहीं है कि वे शापित मकड़ियां हमें ढूंढ सकें। ओमास ने अपने कंपोजर को बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन जितना अधिक वे चलती मकड़ियों को देखते थे उतना ही अधिक डैनी और ओमास को एहसास होता था कि मकड़ियां वास्तव में उनकी ओर आ रही थीं। अचानक डैनी ने उस मैना को देखा जो एक निश्चित दिशा की ओर भाग रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैना कालकोठरी द्वार की दिशा की ओर भाग रहा है, डैनी ने धीमी आवाज में कहा और ओमास की ओर देखा। बिना कुछ कहे वे दोनों जल्दी से नियंत्रण कक्ष से बाहर निकल गए और बाहर चले गए। जैसे ही वे कालकोठरी द्वार की ओर भागे, उन्हें कई निम्न श्रेणी के शिकारी मिले जो अचानक आए भूकंप और मैना के अजीब व्यवहार के कारण अभी भी भ्रमित थे। जल्द ही डैनी और ओमास दोनों इमारत से बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए उनका शरीर अकड़ गया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या बकवास है? ओमास ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। आसमान एक बड़े मैना भंवर से ढका हुआ था जिसका व्यास 3 किलोमीटर था। भंवर के अंदर मैना का घनत्व इतना अधिक था कि डैनी और ओमास को इसे देखते ही घुटन महसूस होने लगी। भंवर का केंद्र उस इमारत के ठीक ऊपर था जहां कालकोठरी का द्वार स्थित था और वे महसूस कर सकते थे कि कैसे सारा मन इमारत के अंदर डाला जा रहा था। गड़गड़ाहट। एक बार फिर जमीन हिली और इमारत से एक भयानक दबाव निकला। डैनी और ओमास दोनों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने इमारत से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। यह आभा भगवान काजिल की आभा से भी ज्यादा भयानक है, ओमास ने कांपती आवाज में कहा और इमारत की ओर देखा। इमारत हिंसक रूप से हिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह भयानक दबाव के कारण किसी भी क्षण ढह जाएगी। वह इमारत कालकोठरी के प्रकोप की स्थिति में राक्षसों को रोकने के लिए विशेष सामग्रियों से बनी है, लेकिन ये सिर्फ दबाव के कारण हिल रही है। डैनी ने डर से भरी आवाज में बड़बड़ाया और किसी कारण से उसकी सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए कह रही थी। क्या भगवान काजिल को कुछ हुआ है? ओमास ने अपनी लार को निगलते हुए कहा। उनके ऊपर का मैना भंवर आसपास से मैना इकट्ठा करना जारी रखता था और हर बीतते सेकंड के साथ इमारत से निकलने वाला दबाव बढ़ता जा रहा था। गड़गड़ाहट। आखिरकार जिस इमारत में पोर्टल स्थित था वह दबाव को झेल नहीं पाए और ढह गई। वूश। जैसे ही इमारत ढहने लगी, उसके केंद्र से एक हवा का बवंडर उठा और इमारत से गिरने वाले सभी मलबे और पत्थर उड़ गए। डैनी और ओमास ने एक कदम पीछे हटकर जमीन पर गिर गए जब बवंडर इमारत के केंद्र से उठा। इमारत से निकलने वाला दबाव अचानक तेज हो गया और उन्हें लगा कि कोई भयानक राक्षस उन्हें देख रहा है। इस बिंदु पर उनकी सारी सहज प्रवृत्ति उन्हें भागने की चेतावनी दे रही थी। डैनी और ओमास को अपने शरीर पर मौत की आभा महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने डर को दूर भगाने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपते पैरों के साथ खड़े हो गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन दोनों ने पहले ही बेस छोड़कर वहां से भागने का फैसला कर लिया था। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए, उन्होंने अचानक दो काली आंखें देखीं जो इमारत के गिरने के बाद उठे धूल के बादल से उन्हें देख रही थीं। जैसे ही उनकी आंखें चमकती हुई काली आंखों से मिली, डैनी और ओमास को लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। उनके दिमाग पर एक भयानक दबाव छा गया और अगले ही पल धमाका धमाका, डैनी और ओमास के सिर तरबूज की तरह फट गए और उनके बेजान शरीर जमीन पर गिर गए।